हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पाठ एक रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2। ठीक है, पहले वीडियो हमने बात किया कि रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार में संयोजन एवं वियोजन अपक्रिया तक। ठीक, अब उसके आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा पाठ एक का दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहला हेडिंग हम आज पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार का तीसरा हमारा क्या है? रासायनिक अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को समझने से पहले हमको सक्रियता श्रेणी पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी मतलब कि इस श्रेणी के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि कोई तत्व कितना अधिक क्रियाशील है या कोई तत्व कितना कम क्रियाशील है। तो एक ट्रिक होता है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम इस श्रेणी को याद कर सकते हैं। केदारनाथ मतलब कि पोटेशियम, केदार मतलब नाथ मतलब कि सोडियम, का मतलब कि कैल्शियम, आलू मतलब कि एल्युमिनियम, केदारनाथ का माली, पहले माली आया है ना, तो माली मतलब कि मैग्नीशियम माली, आलू मतलब एल्युमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीका मतलब कि Fe, पकाता मतलब कि सीसा पीबी सीसा पकाता है मतलब कि हाइड्रोजन। इसके बाद हम कापर से शुरुआत करेंगे। कापर, कापर से महंगा चांदी, चांदी से महंगा हमारा सोना और सोना से महंगा हमारा प्लेटिनम। तो हमारा कुछ हद तक क्या है कि सक्रिय श्रेणी, ठीक है, कक्षा 10 तक के लिए हमारे एक सक्रिय श्रेणी है, जिसमें हमको ये होता है कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। मतलब तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। तो इतने तत्वों में सबसे ज्यादा क्रियाशील हमारा क्या है? पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो घटेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये ट्रिक के माध्यम से, ठीक, मैं लिख सकता हूँ या तो आप याद कर लिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, सोना मतलब गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो इस श्रेणी के माध्यम से हमको ये पता चलता है कोई तत्व कितना अधिक क्रियाशील है या कम क्रिया। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के जितने ऊपर है, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील हैं। बाकी जितने मैग्नीशियम से नीचे हैं ये सही मैग्नीशियम से क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक है, इस प्रकार से इस श्रेणी के माध्यम से हमको पता चलता है कि कोई तत्व कितना अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। तो विस्थापन अपक्रिया में होता क्या है कि कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाला तत्व क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, मतलब कि हटा देता है। ठीक, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब किसी को किसी के स्थान से हटा देना। ठीक, विस्थापित कर देता है। आगे लिख सकते हैं तो यह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील तत्व क्या करेगा? हटा देगा। जैसे इसका एग्जांपल जैसे बात करो, रिएक्शन कैल्शियम की अपक्रिया हम करा दें किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से करा दें। तो इसमें देखो कैल्शियम और हाइड्रोजन दो तत्व हैं इनमें। तो कैल्शियम देखो यहाँ पर मौजूद है और हाइड्रोजन कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसमें इन दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील है? कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील वाला था तो कम क्रियाशील क्या कर देगा? हटा देगा। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा और कैल्शियम आखिर से जुड़ जाएगा तो बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है? गैस है और ये बाहर हो जाएगा। तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या किया? कम क्रियाशील वाला तत्व क्या कर दिया? हटा दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे सोडियम की अपक्रिया हम करा दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सोडियम यहाँ पर है
और हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, सोडियम हाइड्रोजन क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब हटेगा तो हाइड्रोजन गैस है, तो ये H2, हाइड्रोजन गैस सूत्र क्या होता है H2, गैस बाहर हो जाएगा। इधर से हमारा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम की संयोजकता होती है +1 और क्लोराइड यहाँ पर होगा -1, सेम सेम चार्ज कट जाए, क्या बन जाएगा यानी Cl, मतलब सोडियम क्लोराइड यानी Cl। इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखो इधर कितने हाइड्रोजन 2, इधर कितने हैं 1, तो हम यहाँ पर 1/2 कर दे तो 2 का आधा 1, इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, या तो 2 का गुणा भी करा के हम बैलेंस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील वाला था तो कम क्रियाशील होता तो क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस सबके क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया की, तो इसे नोट कर सकते हो। चौथा हमारा टाइप है द्विविस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक अणुओं के बीच, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन दोनों की अपक्रिया करानी है। ठीक है, तो कैल्शियम के पास कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। मैग्नीशियम के पास कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन है। ये एक क्या करें, एक दूसरे का आयन क्या कर लें, बदल लें। ठीक है, मतलब कैल्शियम अपना सल्फेट आयन मैग्नीशियम को दे दे और मैग्नीशियम अपना कार्बोनेट आयन कैल्शियम को दे दे, तो बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम जब कार्बोनेट ले लेगा और मैग्नीशियम सल्फेट ले लेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो अभिकारक क्या कौन है, तीर किस पार क्या होते हैं, हमारे अभिकारक होते हैं। ठीक, तो अभिकारक अणुओं के बीच उधर क्या होता है उत्पाद, अभिकारक अणुओं के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। देखो कैल्शियम ने अपना सल्फेट मैग्नीशियम को दे दिया और मैग्नीशियम ने अपना कार्बोनेट कैल्शियम को दे दिया। देखो इधर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऐसी अपक्रिया लिखेंगे थ्योरी की, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के बीच, अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो जब भी किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, तो हम कह सकते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। और रिएक्शन तभी समझ में आए जब आपको रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे पांचवें रिएक्शन की, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, और इसी में हम छठवें बात करेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं कि जब ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, मतलब हम गर्म ना करें, आग ना दे, लेकिन फिर भी हमको क्या मिले, ऊष्मा मिले। जैसे हम निरमा लेते हैं, पानी में डालते हैं तो हमको क्या होता है, गरम गरम महसूस होता है, नहीं ऊष्मा मिलती कि नहीं, बिना आग जलाए। ठीक है, जैसे हम बिना बुझा हुआ चूना जब लाते हैं और उसको जब बुझाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती कि नहीं। ठीक है, तो जिस अपक्रिया में ऊष्मा क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा का, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने पर भी क्या होता है, या सांस लेते हैं तो सांस लेने पर क्या होता है, ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती। तो जिस अपक्रिया में भी ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और जिस अपक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा हमको देनी पड़ती है, जैसे खाना बनाते हैं ऊष्मा देनी पड़ती है, तो जिस अपक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो पहले हम बात करें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, थ्योरी लिखेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता
है उसका आगे लिख सकते हो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना सूत्र CaO, इसको हम क्या करें जल में डाल दें H2O में, ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है ऊष्मा, क्या प्राप्त होती है ऊष्मा। तो जिस अपक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है उत्सर्जन होता है, मतलब हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है। तो बिना बुझा हुआ चूने को जब हम जल में डालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, ठीक है। देखो एक कैल्शियम दो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे तो होल ट्वाइस ना, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है और दो ऑक्सीजन देखो इसके अंदर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, रिएक्शन क्या है बैलेंस है, ठीक है। तो देखो हमने अपक्रिया कराई, हमने लिखा ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो हम बिना बुझा चूना जब जल में डाल देते हैं तो बुझा चूना साथ में को क्या प्राप्त होता है ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जिस अपक्रिया में ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिससे कराने के लिए उसमें हम क्या करते हैं उष्मा देते से भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं उष्मा देते कि नहीं देते, तो जिस अपक्रिया में उष्मा देनी पड़े, ठीक, हम कह सकते हैं उष्मा का अवशोषण हो, ठीक है, उष्मा देनी पड़े, हम क्या कहेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया। तो लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन गैस ले लो और हाइड्रोजन गैस ले लो, ठीक। अब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है NH3, ये हमारे अमोनिया गैस का सूत्र होता है, अमोनिया गैस का सूत्र होता है, ठीक। जिस अपक्रिया को कराने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो जिस अपक्रिया को कराने के लिए ताप की, या तो हम केवल हीट बस बना सकते हैं, हीट का चिन्ह मतलब कि गर्म, ये ताप का चिन्ह होता है, ठीक। तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 500 डिग्री सेल्सियस ताप, या इसे हम हीट का चिन्ह भी लगा सकते हैं, मतलब जब गर्म करते हैं तब जाके हमारे क्या होता है अमोनिया बनता है। तो इसे बैलेंस करें, कितने नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, इधर कितने नाइट्रोजन एक, तो दो को गुणा करेंगे तो दो नाइट्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि गुणा करना जो शुरू में करना है। इसके बाद देखो दो तो नाइट्रोजन हो गए, पर हाइड्रोजन देखो दो त्याई 6, इधर कितने हाइड्रोजन है केवल दो, तो इधर 3 गुणा कर दे, 3 दूनी 6, तो रिएक्शन वाला क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो कहने वाला ये है कि उष्मा शोषी अपक्रिया जिस अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो, मतलब उष्मा देनी पड़े, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है, इसे नोट कर सकते हो। अगला रिएक्शन है हमारा अपचयन, अपचयन या अवकरण, इसका एक नाम और है अवकरण, अपचयन या अवकरण अपक्रिया, अपचयन या अवकरण अपक्रिया। इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि अपचयन अपक्रिया हम किसे कहते हैं। इसके 3 पॉइंट होंगे, ठीक। पहला पॉइंट ये होगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना, यदि किसी अपक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया, या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक, ऑक्सीजन का निकलना, कहीं पर ऑक्सीजन किसी अपक्रिया में निकल जाए तो हम कहेंगे कि अपचयन अपक्रिया, या कहीं पर क्या हो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, क्या हो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए ग्रहण हो, तब हम क्या कहेंगे कि अपचयन अपक्रिया हुई है, ठीक है। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करे ग्रहण करे, या कोई परमाणु, तो हम क्या कहेंगे कि अपचयन अपक्रिया है, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। पहले हम हाइड्रोजन का जुड़ना समझे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन की अपक्रिया किससे करा दें आयोडीन से करा दें, ठीक है। देखो अभी आयोडीन में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1 शो करेगा, ठीक है। इधर हमारा आयोडीन इधर है तो आयोडीन हमारा क्या होता है I⁻⁻1, सेम चार्ज कट जाएगा, क्या बनेगा Hi मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसमें उत्पाद बनेगा Hi हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो इधर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, बाद देखो हाइड्रोजन जुड़ गया। तो किसी भी अपक्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया, इसे बैलेंस करना है,
ठीक है। तो पहला रिएक्शन है तो कितने हाइड्रोजन, 2, इधर कितने, 1, 2 का गुणा कर देंगे 2 हाइड्रोजन। अब देखो 2 का गुणा किया 2 हाइड्रोजन के साथ साथ 2 आयोडीन भी हो गए, इधर देखेंगे 2 आयोडीन पहले से। तो किसी भी अपक्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे अपचयन अपक्रिया। अब ऑक्सीजन का निकलना भी समझ लें, ठीक है। तो जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया किससे करा दें, हाइड्रोजन से। किससे करा दें, हाइड्रोजन से। जब इसमें अपक्रिया कराएंगे तो हमारा जो हाइड्रोजन, देखो अभी ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। जब क्रिया करा देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, जल बना देता है, और कॉपर क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, ठीक। तो हम कह देंगे कि ऑक्सीजन निकल गया, ठीक। तो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन पहले जुड़ा था, बाद में देखो निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना भी हमारा क्या होता है, अपचयन अपक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी समझ लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, M फॉर मेटल, कोई मेटल यदि मान लो कि n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं है, यदि वो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर n इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रिक होता है कि इससे हम याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या चार्ज आता है, माइनस का, और इलेक्ट्रॉन के दान से क्या चार्ज आता है, प्लस का, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। जैसे मान लो कोई मेटल है वो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ग्रहण करने से क्या चार्ज आता है, माइनस का, तो उस पर n माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है और सोडियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तभी ये 0 है, इस पर कुछ चार्ज नहीं तो 0 है। सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ग्रहण करने से क्या चार्ज आता है, माइनस का, तो सोडियम पर 2 माइनस के चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो कि यही सोडियम है हमारा, इसके पास पहले से +3 चार्ज मौजूद है, ठीक है, पहले से +3 चार्ज मौजूद है, मान लो इसने पहले से दे दिया। अब इसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके 3 प्लस को दूर करेंगे, अब फिर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं नहीं, तो सोडियम पर माइनस का 2 चार्ज तब भी आ जाएगा। देखो प्लस का 3, जो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 प्लस को दूर करेंगे, बाकी 2 वाले माइनस चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होता है तब हम क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया हो रही है। तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन, जिसमें किसी पदार्थ भी लिख सकते हो, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का निकलना, ऑक्सीजन परमाणु का निकलना अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, अपचयन अपक्रिया या अवकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक। तो किसी भी अपक्रिया में हाइड्रोजन यदि जुड़ रहे हैं तो अपचयन, ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, या इसको ट्रिक के माध्यम समझ लो, यदि तीर के इस पार इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो हम कह देंगे कि अपचयन अपक्रिया हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहीं पर जुड़ रहे हो तो अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीजन कहीं निकल रहे हो तो अपचयन अपक्रिया, यदि इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर रहा है तो अपचयन अपक्रिया होती है, ठीक है। और ये ट्रिक को याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के दान एवं ग्रहण से। तो लिख लिया, ऐसे अपक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु निकलना अथवा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, अपचयन या अवकरण अपक्रिया कहलाती है। अब इसी अपक्रिया के बिल्कुल विपरीत हमारा होता है ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। यदि इसको आप समझ लिए, बिल्कुल इसका विपरीत हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, से नोट कर सकते हो। तो अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, ठीक है। ये अपचयन अपक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है। जैसे इसके 3 पॉइंट समझ लें कि हाइड्रोजन का निकलना, उसमें देखो हाइड्रोजन का जुड़ना था, इसमें हाइड्रोजन का निकलना होगा, ठीक। अथवा एक और पॉइंट, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, अथवा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता था ना, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का दान होगा,
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट। ठीक, अब इनके तीनों के रिएक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, इसकी हम आप क्रिया करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब आप क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा, बिल्कुल उसका विपरीत। ठीक है, बैलेंस कर देंगे, 2 गुणा करेंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन। ठीक है, जब इसको हम गर्म कर देंगे हम हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या टूट जाएगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तभी ये टूट जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे देखो, पहले बात देखो, हाइड्रोजन जुड़ा था, बाद देखो हाइड्रोजन अलग अलग हो गया। तो हाइड्रोजन किसी अपक्रिया में हाइड्रोजन निकलेगा तो हम कहेंगे कि अपचयन अपक्रिया, अरे वो ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है। इसका दूसरा पॉइंट समझ लें, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम की अपक्रिया हम किससे करा दें, ऑक्सीजन से करा दें। ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन क्या करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2 और ऑक्साइड O की पावर -2, सेम सेम चार्ज कट जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सूत्र हमने बनाना सिखाया है। ठीक है, इसको देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो पहले ऑक्सीजन अलग था, बाद देखो ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक, तो ऑक्सीजन किसी अपक्रिया में जुड़ रहा होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। ठीक, इसे बैलेंस करेंगे, कितने ऑक्सीजन 2, इधर कितने हैं 1। ठीक, तो इधर हम 2 को गुणा कर देंगे, 2 गुणा करेंगे 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 2 के साथ देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर कितने मैग्नीशियम 1 2, तो ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया। ठीक, तो ये दोनों थ्योरी हो गए। अब तीसरा पॉइंट समझ लें कि इलेक्ट्रॉन के दान से भी ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया होता है। तो इसको समझ लेते हैं कि जब कोई हमारा मेटल क्या करेगा, यदि मान लो कि n इलेक्ट्रॉन दान कर दे, दान सदैव बाहर होगा, यदि n इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो दान करने से क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, तो उस मेटल पर +n का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो मैग्नीशियम पर प्लस का 2 चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज सदैव ध्यान देना कि 0 से जाएगा, शुरू होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं किसी मैग्नीशियम पर प्लस का 3 पहले से मौजूद, माइनस का 3 पहले से मौजूद है, उसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो पहले जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन फालतू के थे, पहले उसमें अगर तूने 2 दान कर दिया तो 1 अभी भी बचा है। ठीक, तो अभी प्लस का चार्ज नहीं आएगा, तो मैग्नीशियम पर -1 चार्ज अभी भी है। यदि मान लेते हैं कि मैग्नीशियम पर मान लो कि -2 चार्ज है, ठीक है, और ये क्या कर दे, 5 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, तो पहले -2 तो अगर निकल गए तो कोई चार्ज नहीं, 0 हो गया, लेकिन 5 दान किया ना तो उसका देखो 3 ज्यादा हो गया कि नहीं 0 से, तो फिर देखो मैग्नीशियम पर क्या चार्ज आएगा, +3। ठीक है, क्योंकि अभी भी इसने ज्यादा क्या कर दिया, जब -2 तो चले जाएंगे तब तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 3 दान कर रहा है तो वो भी 3 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, ये समझना है। अब यदि मान लो कि मैग्नीशियम पर प्लस का 2 पहले से है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिए, तो 2 तो प्लस पहले से दान, मान लो पहले से दान किया होगा तभी तो प्लस का 2 आया है, और 2 और दान कर दिए तो मैग्नीशियम पर क्या चार्ज, +4 का चार्ज। ठीक, तो कभी भी ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया हुई है, तो बिल्कुल जस्ट अपचयन का विपरीत होता है। तो थ्योरी लिख सकते हैं इसकी कि ऐसी अपक्रिया, ठीक है, हेडिंग के पहले हम रिएक्शन थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना व सॉरी निकलना, हाइड्रोजन परमाणु का निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना अथवा इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एक बात इसमें ध्यान रखना कि जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान होता है उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, और जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, या जिसे हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण उपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, इसी को हम रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है,
इसी का देखो अपचयन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक। और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक। तो रिडक्शन का रेड ले लेते हैं, ठीक, RED, और ऑक्सीडेशन का OX लेते हैं, तो ये इसका इंग्लिश शब्द होता है रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। अब देखो जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, एक साथ होगा एवं एक समय पर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। मतलब इलेक्ट्रॉन का दान भी होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होगा, एक साथ एवं एक समय पर, ठीक। तो कहने का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ एवं एक समय पर घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया। तो थ्योरी लिख देंगे, ऐसे अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ एवं एक समय पर होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीकरण में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, दान होगा, ठीक है। अपचयन में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। तो जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान एवं ग्रहण दोनों एक साथ एक समय पर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। या हाइड्रोजन का जुड़ना भी हो और ऑक्सीजन का निकलना भी हो, यह कंडीशन दिखाई दे सकता है, ठीक। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जिंक की क्रिया हम किससे करा दें, कॉपर सल्फेट की। तो हमें पता है कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर कम क्रियाशील है, तो जिंक कॉपर क्या कर देगा, हटा देगा, तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। देखो अभी इस पर कुछ आश्चर्य संख्या नहीं, तो इस पर क्या है, 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, ठीक। और इधर देखेंगे तो सल्फेट पर -2 आयन होता है, अगर इस पर -2 है तो इस पर क्या होगा, +2, ठीक है। इधर देखेंगे सल्फेट पर -2 होता है, SO4 पर -2 चार्ज होता है ऋणायन पर, अगर इस पर -2 है तो इस पर +2 होगा। इधर कॉपर अकेला तो इस पर क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जिंक जो हमारा है वो 0 से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और 0 से प्लस कोई कब होता है, जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दान करने से प्लस, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या चार्ज होता है, माइनस, ठीक है। तो जिंक देखो, जिंक 0 से क्या हो रहा है, +2, मतलब क्या हुआ होगा कि जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो अब ये जिंक हमारा क्या हो गया, +2 चार्ज आ गया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो हम कौन सा क्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। अब देखो कॉपर +2 से क्या हो रहा है, कॉपर +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब कॉपर +2 ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर एक दान करेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसका +2 इसके 2 इलेक्ट्रॉन से खत्म हो जाएगा, कॉपर पर क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किस अपक्रिया में होता है, अपचयन में। तो इसे हम कह सकते हैं कि अपचयन हो रहा है, किसका, कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया एक साथ एवं एक समय पर होती है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी क्या, देखो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें जिंक क्या कर रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसे नोट कर सकते हो।
अगला है हमारा अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया, तो जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाए, अवक्षेप मतलब कोई चीज जम, जैसे बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, जब उसको डाल देते हैं बुझ जाए तो उसका अवक्षेप बन जाता है नहीं। तो जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपक्रिया जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम बिना बुझा हुआ चूना और जल में डाल दे तो हमको क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना, मतलब CaOH का होल ट्वाइस जमा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अवक्षेप होता है नहीं है। ठीक है, अवक्षेप मतलब जमा हुआ। ठीक, इससे हम क्या कहें, अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इस हम क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद अगली हमारा रिएक्शन है उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, और अगला है हमारा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो उत्क्रमणीय मैंने आपको एक चिन्ह बताया था कि ये इस प्रकार से होता है, और उत्क्रमणीय में केवल ये चिन्ह होता है। ठीक है, मैंने इस चिन्ह बताया था कि यदि एक बार कोई अभिकारक यदि उत्पाद में परिवर्तित हो जाता, मतलब कोई रिएक्टेंट यदि उत्पाद में परिवर्तित हो जाता तो दोबारा वो उत्पाद से अभिकारक में नहीं आ सकता है। तो इसकी थ्योरी में लिखूंगा नहीं, आपको बता दूं कि ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव होती, देखो केवल एक दिशा में जाएगी। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संभव होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। केवल एक दिशा, मतलब या तो देखो अभिकारक से उत्पाद जाएगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं आ पाएगा। जैसे यदि हम कागज को क्या कर दें, जला दें, यदि हम कागज क्या कर दें, यदि हम कागज को जला दें तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। ठीक है, तो फिर राख से हम कागज नहीं बना सकते, तो हमारा क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, ये केवल एक ही दिशा में देखो हो रही है। ठीक, तो केवल एक दिशा में जो संभव होती है अपक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, कि बिना बुझा हुआ चूने को जब हम जल में डाल देते हैं तो हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अब फिर हम बुझे हुए चूने से फिर से बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना नहीं बना सकते। ठीक, तो केवल एक दिशा में जो क्रिया संभव से क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और जो अपक्रिया दोनों दिशाओं में, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब दोनों दिशाओं में संभव होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया है जो दोनों दिशाओं में संभव होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। इसे आप लिख सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम यदि क्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक, और यदि हम इसी जल में क्या कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो फिर से हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो मतलब ये दोनों तरफ हो सकती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बन सकता है, और जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पुनः टूट जाता है। तो ये अपक्रिया क्या होती है, दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं कि जल से हम क्या बना दें, बर्फ बना दें, जल से बर्फ बना दें, और बर्फ से हम क्या बना दें, जल। जितनी बार चाहें उतनी बार दोनों दिशाओं में जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव होती है उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसे बैलेंस कर देंगे, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, जिसे नोट कर सकते हो। अगला हमारा पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण जिसे हम आमतौर भाषा में क्या कहते हैं, जंग लगना या मूर्छा लगना। तो जब भी हमारा कोई धातु, ऑक्सीजन या कह सकते हैं वायु या नमी,
ठीक, के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और इस नष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे लोहा होता है, लोहा खुले में रख दें, नमी में रख दें तो क्या होता है? मूर्छा लगने लगता है, जंग लगने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे चांदी काली पड़ने लगती है, सोना काला पड़ने लगता है, तो पीतल हरा पड़ने लगता है। तो ठीक, तो ये प्रक्रिया मतलब क्या होता है? धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक, तो इसकी थ्योरी लिखते हैं कि जब कोई धातु वायु कह सकते हैं या ऑक्सीजन कह सकते हैं, वायु या नमी के संपर्क में, वायु या नमी के संपर्क में आने से धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो यह घटना, यह प्रक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं, तो यह घटना संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो जब भी हमारा कोई धातु ऑक्सीजन या खुले में हम रख देते हैं तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और उसी घटना को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक, चांदी का काला पड़ना, ठीक, पीतल का हरा पड़ना, ठीक है। इसके बाद बचने का उपाय हम क्या कर दें कि हम संक्षारण से बच जाएं। तो बचने का उपाय क्या है? तो पहला बचने का उपाय ये है कि पेंट कर दें। क्या कर दें? पेंट कर दें। हम धातु क्या कर दें? पेंट कर दें। ठीक, जैसे हम अपना जंगला या लोहे का दरवाजा पेंट कर देते हैं, तो पेंट करके हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से इसको बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक, विद्युत लेपन करके, ठीक, मतलब किसी धातु की दूसरे धातु पर क्या कर दें? परत चढ़ा दें, विद्युत लेपन करके। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा तेल या ग्रीस हम लगा दें, तब भी हमारा धातु में क्या होता है? संक्षारण रुक सकता है। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई धातु ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, वायु के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे लोहा में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, पीतल का हरा पड़ना। बचने के उपाय पेंट कर दें, विद्युत लेपन कर दें, ठीक, या तेल या ग्रीस कर दें, तो हमारा संक्षारण की प्रक्रिया रुक सकती है। इसे नोट कर सकते हैं। अब इस पाठ की सबसे अंतिम हेडिंग हमारी क्या है? विकृत गंधिता। ठीक, ये क्या होता है कि जब हमारा कोई भोज्य पदार्थ, भोज मतलब खाने पीने का पदार्थ, खुले में जब हम रख देते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसका स्वाद एवं गंध में धीरे धीरे क्या लगता है? परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो परिवर्तन हो जाता है, तो उसके इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भोज्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, तो उसके मतलब भोज्य पदार्थ के उसके स्वाद एवं गंध में, ठीक, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होने लगता है। क्यों लगता है? परिवर्तन होने लगता है। तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, तो जब हमारा कोई भोज्य पदार्थ, खाने पीने का पदार्थ तो वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसके स्वाद एवं गंध में क्या लगता है? परिवर्तन होने लगता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे भोजन का सड़ना, ठीक, या फलों का सड़ना,
फलों का सड़ना, रोटी में फफूंद लगना, ठीक, लिख सकते हैं, ठीक है, रोटी में फफूंद लगना, ठीक। तो हमारे क्या हो गए, जैसे हो गए इसके, ठीक। अब बचने का उपाय, बचने का उपाय, तो बचने का उपाय क्या है, ठीक, वायुरोधी पात्र में रखकर, वायुरोधी पात्र में रखकर, वायुरोधी पात्र में रखकर, वायुरोधी पात्र मतलब कि जहां पर वायु ना जा पाए, ठीक है। वायु मतलब जैसे वायु, जैसे फ्रिज में रख देते हैं तो भोजन हमारा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, ठीक। तो वायुरोधी पात्र में रखकर हम विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। अगला जैसे चिप्स की पैकेटों में, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरकर, नाइट्रोजन गैस भरकर, कहने वाला वायु को ना पहुंचने दीजिए तो हमारा भोज्य पदार्थ नष्ट नहीं होगा, ठीक, मतलब विकृत गंधिता नहीं होगी। जैसे हम देखो पफ्स में आते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है, जब अगर उसमें थोड़ा सा भी छेद कर दें और तो ऑक्सीजन का, और मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और ऑक्सीजन अंदर, तो ऑक्सीजन अंदर जाने से उसके स्वाद एवं गंध में क्या लगता है, परिवर्तन होने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो वायुरोधी पात्र में रखकर इसको हम बचा सकते हैं, चिप्स के पैकेट जैसे नाइट्रोजन गैस भरकर, इसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है।